In alkalis, we start topic substitution including the alkalis and basin is one more. और हमने ये बताया था कि the general patterns कोई भी alkyl halide किसी भी न्यूक्लियोफाइल से मिलकर कैसे सब्स्टिट्यूशन करता है हमने ये भी बता दिया था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल है तो टोटल 6 है इसका मतलब है there are 6 possible reactions with which you can convert alkyl halide into 6 different compounds हम एक एक करके हम तमाम एग्जांपल्स को फिर देखेंगे so the first one is for the formation of alcohols तो अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पर हमने आज कहा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है और हेलोजन की जगह OH लगता है वो हेलोजन सोडियम के साथ मिलकर साइड प्रोडक्ट बनाता है अगर सोडियम हैलाइड इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एसएन रिएक्शन बनेंगे मस्ट बी एक्वस फिर इसी तरह you can have another SN reaction which results in the formation of ethers. तो कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर सोडियम अल्फा ऑक्साइड से मिले तो हेलोजन की जगह अल्फा लगेगा and that means ethers. हमने ये बात आपसे कही थी OH सब्स्टिट्यूट करना है OR सब्स्टिट्यूट करना है या कोई भी और कैटाइन सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी थी या तीसरी एग्जांपल थी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स और साइनाइड्स तो इफ यू हैव अल्काइल हैलाइड अब सोडियम दो दफा ले चुके तो पोटेशियम ले सकते हैं यहाँ भी हम सोडियम पोटेशियम दोनों ले सकते हैं यूज पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड तो X की जगह PN लग जाएगा और साइड प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइड्राइड तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्राइड या साइनाइड चौथी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स तो अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड है then I will react with सोडियम अमाइड तो अमाइनो ग्रुप हेलोजन की जगह लगेगा and I will have this side it must be अमाइन अब जिसको शायद हम नहीं जानते ऐसे फंक्शनल ग्रुप अब तक की पढ़ाई में वो ये थायो अल्यूमिन OH हम अल्कोहल को कहते हैं और O की जगह अगर सल्फर लग जाए SH तो वो थायो अल्कोहल कहलाता है दोनों की सिमिलरिटी इस वजह से है कि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप है सो इट मींस सल्फर ऑक्सीजन जैसा ही एलिमेंट है तो अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर H के साथ लगे तो हम कहेंगे ये भी अल्कोहल जैसी प्रॉपर्टी है तो सल्फर के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में थायो का लफ्ज दिया जाता है थायो अल्कोहल हो गया तो फॉर अल्काइल हैलाइड if I react with this potassium hydrogen sulfide तो ये SH लग जाएगा और हमारा साइड प्रोडक्ट पोटेशियम हाइड्राइड तो ये कहलाएगा थायो अल्कोहल और इसका दूसरा नाम है मर्सप्टेंस last is formation of esters so if any alkyl react with sodium alkanoate then I have this as an ester and sodium iodide अब ये बात कल हमने चार्ट की सूरत में आपको लिख दी थी
लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि कंफ्यूजन ना हो, हमने सबकी प्रॉपर इक्वेशन लिखी। लेकिन मेरा ख्याल है अब इस स्टेज पे जहाँ हम इसका एक दफा इम्तिहान भी दे चुके हैं, इट विल बी बेटर कि आफ्टर हैविंग दिस, समझने के बाद जब आप रिव्यू करें तो आपका कंसर्न वही हो जो लास्ट टाइम किया था, कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसमें हमने आपको बता दिया कि हम एन यू न्यूक्लियोफाइल की जगह इन 6 को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका पार्टनर या तो सोडियम होगा या पोटेशियम। देन यू कैन हैव दीज इक्वेशन बाय योरसेल्फ। अभी इसको लिखने का सिर्फ एक फायदा कि हम ये बात याद रख पाए कि किस रिएक्शन के नतीजे में हम कौन से नए फंक्शनल ग्रुप को बनाने में कामयाब हैं। So it means from these 6 examples, we can easily see that the alkyl halide can be converted to 6 very major functional groups: alcohols, ether, cyanide or nitrile, amines, thioalcohol and ester. So ये इसकी अहमियत होगी। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जब थ्योरी में भी पढ़ रहे थे तो हम इसको इतनी अहमियत नहीं देते और ना एग्जाम वाले देते हैं। अभी पुराने सिलेबस भी था, मतलब 91 सिलेबस में आ रहा है, तो ये आता है एक एक दो दो मार्क्स की कोई इक्वेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। कभी कभी हमने पूछ लिया, अच्छा भाई हमने सल्फर हैलाइड को सपोज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाया और क्या चीज बनेगी, चलो बना के दिखा दो। एकदम असल जो इस चीज के साथ एसोसिएट है, जो पहले भी लॉग में आता था और अब भी लॉग में आता है और आपके पास आया भी है, वो है इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। These are substitution nucleophilic reaction। तो इनका जो मैकेनिज्म है वो इम्तिहान में बहुत पूछते हैं। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म तो इतना सीधा सा रिएक्शन है और एक्सपेक्टेड था कि if you have some nucleophile it can replace the halogen, क्योंकि R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको हटा करके। तो इसमें क्या परेशानी है? हमने कहा इसमें बहुत जबरदस्त बात है। और why we should have the mechanism as SNH, हमने कहा छोड़ दीजिए केमिस्ट्री को, जस्ट रियलाइज दैट हमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट शुड बी द टू पॉसिबल mechanisms for that? केमिस्ट्री भी समझता है नॉर्मल है। हमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है तो कौन से दो स्टेप्स हो सकते हैं? लेट मी हैव अ जनरल फर्स्ट। पहला स्टेप ये होगा कि जिस चीज को रिप्लेस करना है उसे हटाकर जगह खाली कर, दैट्स फर्स्ट स्टेप। जगह खाली हो गई, अब जो उसकी जगह नई चीज लानी है बोले यार, इसका मतलब है काम 2 स्टेप्स है। पुरानी जगह को, पुरानी चीज को हटाना और नई चीज को लाना, वो 2 सेपरेट स्टेप्स। दूसरा तरीका ये है कि हम एक लम्हे के लिए भी उस जगह को खाली ना रहने दें। So if you want to replace this marker from here with this marker, तो आप कहें नया मार्कर आता जाए, पुराना हटता जाए। सो दोनों काम, पुराने का हटना और नए का आना, एक साथ साइमल्टेनियसली। इसके अलावा कोई बात नहीं करती। ये थोड़ी सुपर सी बात है, बल्कि क्या इसका क्या फायदा हो? अब सोचना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा बड़ी अजीब सी बात है। सपोज इस कमरे की एक बेंच टूट गई है और हमने सेंटर वालों से कहा कि सर बेंच टूट गई है, इसको रिप्लेस कर। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म इस कमरे में? दूसरे वाले के ख्याल में क्या है? क्या इस कमरे में ऐसा हो सकता है कि उनसे मैं कहूँ और वो एक नई बेंच लेकर आए, एक लम्हे के लिए भी जगह खाली नहीं है, वो भाई कहाँ रखेंगे नई बेंच? और अब आप सोचिए ऐसे ही अपने घर के बारे में, जिसमें आप रहते हैं, फर्स्ट करें किसी बेडरूम का बेड चेंज करना है, घर में रहते हैं, मैदान में नहीं रहते, क्या इतनी जगह होगी कि उस बेड के होते हुए एक नया बेड आ जाए? नो। आप सब जानते हैं कि जब भी कभी ऐसा होगा तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही, आपको आएगा, फोन आएगा, वो स्मृति वाला नया बेड लेकर आ रहा है, चलो भाई जगह तो खाली करो, वो रखेगा ना, हटाया जाएगा जगह खाली। बल्कि जो अच्छे घर वाले होते हैं ना, बड़ी सुघड़ किस्म की सवाल होते हैं, वो जगह पहले धो देते हैं, बेड के नीचे पता नहीं कितना कचरा होगा, तो बिल्कुल लश्कारे मारता हुआ फिर नया। दो स्टेप्स है लाजमी। लेकिन अगर इस कमरे में पूरा कमरा खाली और सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी और हम कहें यार कम से कम एक कुर्सी रखी थी, वो तो सही वाली रखते थे, नहीं ले आओ, तो क्या अभी कहेंगे पहले से हटाओ? ले आओ, नहीं नहीं लाए तो उसको कमाल का आएगा नहीं, क्योंकि अब थोड़ी में जरूरत है इस फॉर्मेलिटी की कि पहले पुरानी हटे, जगह खाली हो और पूरा कमरा खाली पड़ा तो टेंशन नहीं। इसका मतलब है इस बात का असर है। It means from alkyl halide to alkyl halide, depending upon their structural situation, we may have first
और वी मे हैव द सेकंड मैकेनिज्म। ये सब कॉमन सेंस करके होगा। हमने एटम नहीं देखे भाई, हमें क्या पता वो क्या करेंगे, लेकिन ये सब कॉमन सेंस और हम साबित करेंगे कि हमारी बात सही है। तो पता ही चला कि सारे अल्काइल हैलाइड ऐसा काम नहीं कर सकते कि एक ही अंदाज से सब्स्टिट्यूशन करें। कोई दो स्टेप वाले मैकेनिज्म पे जाता है और कोई सिंगल स्टेप वाले पे जाता है, और उसकी वजह होती है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव दिस मैकेनिज्म। तो हम सबसे हमारा काम असल यही होता है कि हम सबसे पहले ये पढ़ें कि अगर सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप्स में होगी तो उसकी क्या खूबियां हैं, ऐसा रिएक्शन हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, और अगर वो सिंगल स्टेप में होता है तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम एक्सपेरिमेंटली देख सकें या किसी इनडायरेक्ट तरीके से जज कर सकें। हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब देखिएगा, तो एसएन रिएक्शन दो है माशाल्लाह से। एक है, एक कहलाता है SN1, एक कहलाता है SN2। लेकिन ये वन और टू जो है, इसकी स्टोरी कुछ और है। जो क्योंकि जो टू स्टेप मैकेनिज्म है वो SN1 है, और जो वन स्टेप मैकेनिज्म है वो SN2 है। इसका मतलब ये नाम में जो वन और टू आ रहे हैं किसी और चीज के लिए। तो आइए, मैकेनिज्म ऑफ SN। सर थायराइड को KSH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। अब इसमें आइए पहला वाला SN1 रिएक्शन। इसको हम कहते हैं टू स्टेप प्रोसेस। तो इसका स्टेप वन है रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो इक्वेशन की वजह से हमें जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। अगर हम हेलोजन हटाएं तो हेलोजन पर नेगेटिव और आर पर पॉजिटिव चार्ज आए। तो ऐसा अल्काइल ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा किसी कार्बन पर आएगा, उसको हम कहते हैं कार्बो कैटाइन या कार्बोनियम आयन। इट्स कॉल्ड कार्बो कैटाइन या कार्बोनियम आयन, दोनों नाम इसमें है। पहला स्टेप जगह खाली कर दी। दूसरा स्टेप अटैक और ये न्यूक्लियोफाइल के लिए आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। कैटाइन एनाइन आपस में मिल जाए एंड दे फॉर्म द सब्स्टिट्यूट। ये दो स्टेप पहले जगह खाली की, फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाए आ गया। इस कमरे में दो स्टेप वाला कैंसर, क्यों? क्योंकि पुरानी चीज के होते हुए नई की जगह नहीं। ठीक है ना? तो अब आप याद कीजिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन जिस हाइड्रोजन से लगा होता है उस कार्बन के तीन तरफ अल्काइल। अल्काइल ग्रुप मींस कार्बन चेन। इमेजिन करें कि दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, चारों तरफ बड़े एटम, उनको हम कहते हैं बल्की ग्रुप्स, बड़े एटम्स के साथ घिरा हुआ है। अब आप न्यूक्लियोफाइल से कह रहे हैं क्या बेटा, इस कार्बन के साथ अटैच होकर दिखा, बेचारा सारी जिंदगी टक्करें मारता रहेगा, तो जगह ही नहीं मिल रही। वही वाली बात है कि आप कह रहे हैं ये नहीं हटाऊंगा, नई मैच को ले आओ अंदर, तो जादू से ले आओ। तो under these circumstances this nucleophile cannot approach this until and unless this halogen will replace जगह खाली हो, तब इसके साथ एक साइड मिल जाएगी, फिर वहां पे आ जाएगा। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टू स्टेप के अलावा कोई मैकेनिज्म कर ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कहें। अभी प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन टर्शियरी तो तय हो गया ना, वो तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमारे दिमाग में आ गई बात, उसकी तो मजबूरी है। ठीक है ना? तो अब ये बाद में बताएंगे कौन कौन करता है, अभी तो मैंने इसी तस्वीर में बता दिया। अभी असल बात क्या है, ये रिएक्शन इस तरह होता है, उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो आपने दी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये रिएक्शन इस तरह होगा। तो अब दिल को एक और प्रूफ भी चाहिए, मिल जाता है 1 मिनट में। सबसे पहली बात, ये दो स्टेप है, सोच के बताइए कि इन दो में से आपके ख्याल में कौन सा स्लो होना चाहिए।
कोई एक तो होगा ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, मस्ट बी वेरी वेरी क्विक। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करेगा, मस्ट बी वेरी वेरी क्विक। इसमें एक अच्छा वाला कंपाउंड पता नहीं क्यों टूट गया ना, अभी तक ये भी नहीं पता है टूटा क्यों, उसको क्या कोई परेशानी हो गई। ये तो बॉन्ड इतना ही मजबूत है, पोलर बॉन्ड है। तो जो भी वजह बनी, जिसने भी इसको तोड़ने में रोल प्ले किया, दैट शुड बी रिलेटिवली स्लो। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा। अब आते हैं जनाब इंपॉर्टेंट तरीन बात पर, और वो है इस रिएक्शन की काइनेटिक्स। फर्स्ट ईयर में आपने काइनेटिक्स पढ़ी है, और जो आपने पढ़ी है ये अच्छी बात है। पुरानी किताब में इसका टॉपिक बड़ी परेशानी होती थी, हम लेकिन इस किताब में था। इस काइनेटिक्स में आपने खासतौर पर एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, और वो ये थी कि कुछ रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। तो जब कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप, दो स्टेप में भी हो, तो हम ये कहते हैं कि उसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड, उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप कहें क्यों स्लो भी क्यों करते, फास्ट भी क्यों नहीं करते, कॉमन सेंस है। तो उसे कॉमन से समझा रहे थे। सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, वो इस दुख को वो समझ सकते हैं, प्राइवेट वाले शायद ना समझ पाए। अभी भी ऐसे ही होता होगा भारत। जिस जमाने में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एग्जामिनेशन फॉर्म आते, तो कॉलेज में किसी दीवार पर काला पेंट हुआ और पोस्ट का नोटिस हो। कॉलेज में पढ़ते हुए 6 महीने हो गए, मुझे ना पता चला कि ये नोटिस बोर्ड है। झाड़ियों में गिरा हुआ है, कोने पे था, आगे झाड़ियों में बोले। तो एक दिन उसके ऊपर चौक से, जमाने में चौक होता था, चौक से लिखा, ये एक फॉर्म आ गया है, पूरी तफसीलात, ये तमाम बच्चे ये फॉर्म फलां जगह से हासिल करें, की तस्वीरें में, और ये पे ऑर्डर बनाएं, और ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जमा करा दें, और ये आखिरी तारीख है। ना हमने देखा ना किसी ने देखा, कोई अननोटिस चीज थी, कोई कोने खुदरे में उसके ऊपर भी नजर भी नहीं आता था, कब लिख दिया किसी ने, हमें क्या पता। लेकिन जिस दिन सेकंड लास्ट डे था, यानी कल आखिरी दिन है, उस दिन कॉलेज में खलबली मची हुई थी। किसी एक ने पढ़ लिया, दूसरे को रहा, दूसरे को रहा, और सबको परेशानी थी, कल आखिरी दिन है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब सबसे ज्यादा परेशानी 1988 में ये होती थी कि तस्वीर कहाँ से एक दिन में, आज का जमाना नहीं ना। तस्वीर खींचती थी वो प्रिंट, उसको पहले फोटोग्राफ हो गया, 24 घंटे लगता था। तो भाई यार तस्वीर तो नहीं है, बाकी तो चीजें ले आएंगे, तस्वीर कैसे लाएंगे। तो पाकिस्तान कराची जिंदाबाद, पर हर दुख का इलाज है हमारे यहाँ। पता चला कि कॉलेज के बिल्कुल बाहर दीवार में स्टूल लगाकर एक साहब बैठे हैं, और उनके पास कैमरा है, और वो किसी खिदमत खल्क में मसरूफ है कि आप आइए तस्वीर खिंचवाइए, और वो आपको इंशाल्लाह चंद घंटों में तस्वीर दे देंगे। अगर पैसे 20 रुपए लगते थे तो वो 40 रुपए लेंगे। ये तो उनका हक है। मैं भी कहा हाँ भाई आप कहाँ के, तो खैर तस्वीर का भी मसला हल हो गया, अब सब चीजें तैयार हो गई। इसका मतलब है आखिरी दिन ही जा सकेंगे, और आखिरी दिन पहली दफा पता चला कॉलेज में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं पता नहीं था, ये लोग भी लाए। कॉलेज के प्रिंसिपल के आगे वापस चले गए, मुझे गलत कॉल उठा लो, चलिए इतने बच्चे हैं, तो बताया कि आपका अपना ही है, सत्य उठा है। अब हो ये रहा था, आज की तरह का नहीं है फॉर्म, उस जमाने का फॉर्म 3 पेजेस का होता था, क्योंकि उसी में एक पेज एडमिट कार्ड। अब तो उन्होंने कंप्यूटराइज एडमिट कार्ड कर दिया, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया इसका। तो होता ये था कि हम जो फॉर्म भरते थे उसके तीसरे पेज को वो भागते थे, स्टैम्प बोर्ड वाले लगाकर, वही हमारा एडमिट कार्ड बनकर वापस आया। तो उसका फायदा ही होता था उन्हें कि उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ हमने अपने हाथ से लिखा है। तो उसमें अब स्पेलिंग के गलत होने का, और ये वाले जो आजकल मसले होते हैं ना, उसके एडमिट कार्ड में तो तस्वीर ही बदल जाती है। तो ये तो मैं हूँ ही, तो हमें क्या पता कंप्यूटर में तो तुम ही हो, या नाम की स्पेलिंग जाती बात है, उन्होंने टाइप किया है, इधर उधर हो गई तो फिर एक मुसीबत हो जाती। इसमें मुसीबत होने का सारे, अगर गलत लिखी है तो बेटा तुम नहीं लिखी है भुगतो। तो अब ये बड़ा इस मामले में सेफ साइड पे थे, 3 पेज का फॉर्म। फर्स्ट काउंटर पर हम जाते थे, वहाँ इलियास भाई बैठे हुए थे। इलियास भाई को हमने फोन किया। उनका काम था थॉरली पूरा फॉर्म चेक करना, खास तौर पर बच्चे के नाम की स्पेलिंग, मैट्रिक के जैसे मार्कशीट से कंपैरेटिव हो गई, जिसमें कोई गलती ना हो स्पेलिंग, वो चेक करते थे। फिर देखते थे आपकी डॉक्यूमेंट जो आपने दिए वो अटैच होने चाहिए 17 ग्रेड अफसर से, पे ऑर्डर देना। ये सारी चीजें देखने में उनको तकरीबन 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स। 4 मिनट के बाद वो साइन करके देते, सर एवरीथिंग इज ओके, अब तुम बराबर वाली खिड़की में वशी भाई बैठे हुए हैं,
उनके पास जाओ, वो बशीर भाई सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आपसे देखा उन्होंने, लिया से साइन कर दिया, फॉर्म लिया, पे ऑर्डर लिया, और एक छोटी सी स्लिप काट के दी, फॉर्म रिसीव। इट टेक्स हार्डली 10 सेकेंड्स। अब एक खिड़की में 4 मिनट लग रहा है, एक खिड़की में 10 सेकेंड। फास्ट स्टेप कौन हुआ? सेकेंड विंडो। स्लो कौन हुआ? फर्स्ट विंडो। ये लंबी लाइन लगी है 350 स्टूडेंट्स की। 4 मिनट के हिसाब से हमने हिसाब लगाया तो 8 बजे तक रात को बारी नहीं आएगी किसी की। प्रिंसिपल साहब को भी एहसास हो गया बच्चे तकलीफ में है। उन्होंने फौरन ऑर्डर जारी किया कि एक और क्लर्क को बुलाओ, इकराम बैठा हुआ है फालतू, उसको भी बिठाओ, ताकि ये प्रोसेस तेज हो। तो इकराम आकर बशीर भाई के साथ बैठ गया। बताइए प्रोसेस तेज हुआ होगा। वो भाई बशीर भाई थोड़ी देर कर रहे हैं, वो तो 10 सेकंड के लिए काम करते हैं, उसके बाद 3 मिनट और 50 सेकंड के लिए फ्री बैठे होते हैं गुटखा खाते, क्योंकि दूसरा बच्चा तो आया ही नहीं। आपने इकराम को वहां बैठा दिया, अब दोनों मिलकर लूडो खेल रहे हैं। प्रोसेस तेज नहीं हुआ बिकॉज यू सपोर्ट दी फास्ट स्टेप, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगर यही इकराम खिड़की नंबर 1 पे इलियास भाई के साथ बैठ जाते, तो अब फायदा ही होता कि हर 4 मिनट में 2 बच्चों के फॉर्म चेक हो जाते, और अभी भी इससे बशीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 20 सेकंड के लिए बिजी होता, फिर 3 मिनट और 40 सेकंड के लिए हाथ पे हाथ रख बैठा। मगर हमारा प्रोसेस डबल हो जाता। अब जब जितनी देर में एक बच्चा फ्री हो रहा था, 2 बच्चे फ्री हो, तो प्रोसेस डबल हो गया। तो पता ही चला कि जो स्टेप देर करता है, अगर उसको सपोर्ट देंगे तो प्रोसेस का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब रेट स्लो वाले स्टेप पे डिपेंड करता है, फास्ट वाले पे नहीं। इसी तरह अगर कोई केमिकल रिएक्शन 2 हिस्सों में हो रहा है, तो जो स्टेप स्लो है, अगर आप उसकी चीज पे कोई गड़बड़ करते हैं तो रेट फास्ट हो जाएगा। इस पे करते हैं तो इसकी वजह से तो वैसे ही देर नहीं लग रही, जो वैसे ही 1 सेकंड में हो रहा है उससे आपने कौन सा तोप चलवा देनी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रूल बना काइनेटिक्स का, इज स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। इस पहली हम बात करें तो आपको फर्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स स्टेप। तो हमने काइनेटिक्स में एक और चीज पढ़ रखी थी, याद भी होगी आपको, दोबारा भी रिव्यू वगैरह करोगे। मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं रेट जो है तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम रेट एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज, इस बनाते हैं। अब चूंकि रेट तो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, अल्काइल हैलाइड, सेकंड न्यूक्लियोफाइल तो आया नहीं अंदर, तो इसलिए हमने कहा कि इस रिएक्शन का रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और आप इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह रेट कांस्टेंट आता है, ये बनेगी इसकी रेट एक्सप्रेशन। चूंकि इस रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो 1 लिखा हुआ था, ये किसके लिए था? ये वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 है, जिसका रेट एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दोनों पे नहीं करता। और अब अगर आप ये पहचानना चाहते हैं कि मैं एक रिएक्शन लेबोरेटरी में कराता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा वो इस मैकेनिज्म से हो रहा है, तो इस मैकेनिज्म की पहचान क्या है? कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर वो रिएक्शन इस मैकेनिज्म से हो रहा है, तो इस मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता। बड़ा आसान होगा, लेबोरेटरी में एक बच्चा किसी अल्काइल हैलाइड का ऐसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको क्या करना है? उसे अपने रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी और देखना है रेट में क्या फर्क पड़ा। मुझे रेट से तो वैसे ही हो रहा है, जरा भी तेज नहीं हुआ, क्योंकि आपने इकराम भाई को बशीर के साथ बैठा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मैं अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, रेट एकदम से तेज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल सकता है कि कोई रिएक्शन इस मैकेनिज्म से हो रहा है या नहीं, इसलिए काइनेटिक्स। अब जब हमें ये पता चल गया तो रिजल्ट क्या निकला? हमने जब बहुत सारे एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन कराया, तो हमें पता चला कि ये अल्काइल हैलाइड्स
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी जिनको आप कहते हैं, एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स इन polar solvents undergo SN1 reaction। यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन थोड़ी सी वो भी है, अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, 3 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री अल्काइल है, ये रिएक्शन करते हैं। लेकिन उसकी शर्त है कि अगर उन्हें किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट में जब आप डिसॉल्व करते हैं तब कोई भी पोलर कंपाउंड आयनाइज होता है। तो ये जो पहला स्टेप हुआ था, इसकी वजह ये थी कि योर अल्काइल हैलाइड वाज प्रेजेंट इन ए पोलर सॉल्वेंट। तो प्राइमरी किसी भी कीमत पे ये नहीं कर रहे, तो बाद में बताएंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अगर पोलर सॉल्वेंट में डाले जाएंगे तो वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करें। ये पॉइंट्स हम हमें याद बताएंगे। दूसरा आ गया SN2 रिएक्शन, जिसको हम कह रहे हैं वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप प्रोसेस, क्योंकि इसमें हेलोजन का रिमूव होना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एट द सेम टाइम। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसलिए भी इसको सपोर्ट करेगा कि उसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हो उसके दो जानिब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे छोटे साइज का चूना साइड है, इसलिए समझिए जब न्यूक्लियोफाइल का दिल होता है कि वो इस पॉजिटिव पर हमला करे तो उसके लिए जगह ही जगह है, प्लेंटी ऑफ स्पेस अवेलेबल, तो उसको कोई जरूरत नहीं है वो इस हाइड्रोजन से कहे तुम हटोगे तो मैं आऊंगा, बहुत जगह है। इसलिए उसके लिए तो सबसे फिजिबल है कि वो बड़े मजे से लैंडिंग कर दे न्यूक्लियोफाइल पर। अच्छा, अब इस वन स्टेप के लिए हम अगर इक्वेशन भी लिखा दें तो ये इक्वेशन ऐसे बनती है कि न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर हमला करता है और एक लम्हे के लिए ये सिचुएशन लाता है जिसमें हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों इस अल्काइल ग्रुप से लगे, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, विच इज अ वेरी अनस्टेबल सिचुएशन। तो ये बताता है कि द मोमेंट हेलोजन इज लीविंग इज द सेम व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो फौरी तौर पर न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप के साथ लगता है, हेलोजन अलग। अब ये सिचुएशन स्लो स्टेप है, ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप पे अपनी जगह बना ले, लेकिन एक दफा बना ले तो एक साथ दोनों तो रह नहीं सकते, तो इसलिए फिर बहुत ही क्विक स्टेप से किसी एक को जाना होगा। तो अब अगर ये स्लो स्टेप है तो काइनेटिक्स क्या कहेगी, if the rate is directly proportional to both alkyl halide and nucleophile, अब दोनों पे डिपेंड करता है। यानी ये वो सिचुएशन है जो वन विंडो ऑपरेशन कहलाता है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, वो लोग ये नहीं करते थे, ये अजीब तुक थी। ये पहले एक के पास जाओ क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में हम दूर हो गया तो कहेंगे हमारे बारे में इस बात से बहुत चिड़ होगी, हर काम के लिए अलग लगते हैं। अभी मैंने एक ही जगह करवा, पहले बैंकों में थी। अब आपका नहीं पता, आपको अभी तक बैंकों से एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, खवातीन का इतना नहीं होगा अभी। जब आपको चेक जमा कराना होता था या कैश कराना होता था, पहले एक काउंटर जाकर उसको चेक लेते थे, वो चेक पीछे एक अफसर को भेजता था, वो आपको टोकन दे देते थे, बैठ जाओ वेट करो। वो एक चेक करता था, वो साइन करता, फिर दूसरा चेक करता था, वो साइन करता, फिर तीसरा तो दोबारा इंपोर्टर नहीं है, रजिस्टर खोल खोल के वो साइन मैच करते थे, सही साइन है। वो 10 मिनट के बाद हमारी बारी आती, जरा ये लो पर्सन और ये लो पर्सन। अब ये होता है कि हम जाते हैं तो एक ही आदमी से सामने सिस्टम मौजूद है, वो उसी वक्त सिस्टम में हमारा साइन चेक करता है, वन विंडो ऑपरेशन, वन स्टेप। तो अगर वन विंडो ऑपरेशन हो, एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, तो फिर रेट उसी पे डिपेंड करेगा ना। पर्सन ने 2 काउंटर बने और दोनों पूरा काम कर रहे हैं, ये नहीं अदला बदली नहीं, पूरा फॉर्म भी चेक करेंगे, रसीद भी देंगे। तो अब आप दोनों में से किसी की भी हेल्प कर दें, प्रोसेस तेज हो जाए, ये वो वाला हिसाब है। अब दोनों पे डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करता है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसकी रेट एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी, ये लगा दें
और ऐसा रिएक्शन, इसका ऑर्डर कहलाएगा टू, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है SN2। और इसको हम बाई मॉलिक्यूलर, बाय, क्योंकि इसका ये दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बाय मॉलिक्यूलर SN रिएक्शन। तो इस तरह पूरी बात का समझ ये निकला कि अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएं SN लेबोरेटरी में विद ऑल इक्विपमेंट्स वी हैव, और हम ये नोटिस करें कि अगर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाने रेट दे हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो रेट SN2 है। और अगर हम ये नोट करें कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो SN1 है। तो हमने ये सब देखा और फिर हमें पता चला कि 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन ऑल सॉल्वेंट्स, कोई भी सॉल्वेंट है, and 2 degree alkyl halide in non-polar solvent undergo SN2 reaction। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हर हाल में, चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो, वो हर हाल में SN2 करेंगे। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हर हाल में SN1 करेंगे। अब जो सेकेंडरी है वो बीच में आ गया, क्योंकि उसकी एक साइड खुली हुई है, एक साइड बंद है, तो वो दोनों कर सकता है। डिपेंड करता है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो आयनाइजेशन हो जाएगी, तो SN1 भी चला जाएगा, नॉन पोलर होगा तो SN2। अब ये सारी तफसील से हमें दो फायदे हैं, एक तो ये टॉपिक, लेकिन इसी तरह अब जो इसका दूसरा रिएक्शन है एलिमिनेशन, उसमें भी बिल्कुल यही अप्रोच है। सिर्फ रिएक्शन की इक्वेशन बदल जाती है, उससे तो हमें वैसे भी कुछ नहीं लेना, तो हमने वैसे ही रेफरेंस के लिए लिखी है। लेकिन सेम इसी तरह उधर भी दो मैकेनिज्म है, एक को हम E1 कहते हैं, एक को हम E2 कहते हैं। E1 में दो स्टेप्स हैं और उसका ऑर्डर चूंकि 1 है इसलिए वो E1 कहलाता है। E2 में सिंगल स्टेप है और उसका ऑर्डर 2 है, इसलिए सेम लॉजिक है, सिर्फ इक्वेशन चेंज। तो अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर एक रिव्यू हमारा अच्छा हो जाएगा। तो वो रिएक्शन है अब एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि इसको मैकेनिज्म के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की है, a reaction during which an atom or group of atoms are removed from two adjacent carbon atoms to form multiple bonds between them। तो रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से कोई एटम या एटम्स का ग्रुप हम रिमूव करें, जिसके नतीजे में उन दोनों के बीच में या तो डबल बॉन्ड बन जाए या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। बेसिकली आपने अल्कीन अल्काइन के रिएक्शन में जो पढ़े थे, प्रोसेस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दे वर ऑल एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब चूंकि हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड करता है, हम उसका यहाँ तस्करा करते हैं। तो वो है हमारी अल्काइल हैलाइड की निस्बत से एग्जांपल है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल।
और ये कौन सा रिएक्शन था जिसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसमें कम से कम दो कार्बन हो, एक से हाइड्रोजन और एक से हाइड्रोजन लगा हुआ हो, और हम उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन अल्कोहल, तो पोटेशियम हाइलाइड बनेगा, वाटर बनेगा, और अल्कोहल। दैट इज द रिएक्शन जिसका हम बस क्या करता है। इसकी एग्जाम्पल बना लें असली तो, अगर मेरे पास है क्लोरोईथेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो बनेगा ACl, वाटर और इथीन। कोई खास बात इस रिएक्शन में ऐसी उलझन है, दो दफा हुआ है अनयूजुअल। हम अनयूजुअल चीजों का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, अब इसमें क्या अनयूजुअल है। पूरी ऑर्गेनिक में अभी चिल्लाते रहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थ्री फंक्शनल, और वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तमाम रिएक्शन से फंक्शनल ग्रुप करता है, वो उसके साथ जो चीज लगी होती है वो नॉन एक्टिव हाइड्रोकार्बन चेन, उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा ही हुआ है अब तक। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम रिएक्शन में आपसे कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो हेलोजन है, उसका रिएक्शन में इन्वॉल्व होना तो समझ में आता है, लेकिन इसका पड़ोसी हाइड्रोजन किस चक्कर में है। Why this? This is not functional group. This is the non-active part. हाइड्रोकार्बन चेन का हिस्सा है, ये क्यों बीच में आ गया। ये है इस रिएक्शन की सबसे अहम बात। वो हमने कसम नहीं खा ली थी कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा किसी को हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन एक रूटीन ये था कि फंक्शनल ग्रुप, तो अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और चीज इन्वॉल्व है तो कोई रीजन होगा ना। इस फंक्शनल ग्रुप ने कुछ ऐसा मंत्र चंत्र पढ़ा है कि शरीफ आदमी भी इसके साथ शामिल है, कोई तो बात होगी। तो वो बात समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये फिर मैं कह रहा था, सारी कहानी इतनी की चलती। हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा होता है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा होता है, नॉर्मली हम उस कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो उस कार्बन का जो फर्स्ट नेबर हुआ वो कहलाया बीटा। इस हिसाब से इस रिएक्शन में बीटा कार्बन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो उसको इस निस्बत से कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो चूंकि इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में अल्फा कार्बन का जो इन्वॉल्व होना बनता ही था, उसके साथ तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, बीटा भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम आमतौर पर इन रिएक्शंस को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो जब हम इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं तो वजह ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से आल्सो इन्वॉल्व, बट व्हाई। अब उस व्हाई पे बात कर लेते हैं। हेलोजन being electronegative will bear the partial negative charge. Its carbon with which it is attached should have partial positive charge. अब जैसे बात इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके साथ भी लगे हुए हैं, and that may be continue। तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो ये गैमा, ये डेल्टा, ऐसा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये नेगेटिव है बिकॉज इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, और ये पॉजिटिव है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है। इसके तीन आंसर हो सकते हैं, जवाब मैंने जल्दी कर दी थोड़ी। इसका आंसर हो सकता था नेगेटिव, इसका आंसर हो सकता था पॉजिटिव, इसका आंसर हो सकता है ये न्यूट्रल है। तो क्या तीन पॉसिबल, चौथी तो कोई नहीं। इसमें आपके ख्याल में कौन सा जवाब हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता ना, यही आंसर ठीक था। ये मैंने आपको आज ऐसा नुस्खा बता दिया ना, जिंदगी में काम आएगा। जिस सवाल के जवाब में कुछ पता ना हो,
तो उसको हमेशा टिक करें जो आपके ख्याल में तो हो ही नहीं सकता। तो हम कैपेसिटर थोड़ी पढ़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सकता। सोचिए अब क्या हुआ है, आप इसकी बात कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन, इसके बराबर वाला कार्बन और उसके साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन, उसके बराबर वाला कार्बन और उसके साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन, पूरी दुनिया पॉजिटिव हो गई है। भाई इसी बातें कर रहे हैं। और सुनिए, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से मिलता है, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव और ये हो गया पॉइंट। यहाँ तक तो सही थी बात। प्रोजेक्ट के लिए इसको स्वाइप करते हैं, दो कार्बन आपस में मिले हुए हैं, कौन सा बॉन्ड होगा सर? ये दोनों एक जैसे कार्बन है, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों की शेयरिंग इक्वल शेयरिंग होगी, और दैट्स नॉन पोलर, बिल्कुल सही। अगर ये दो कार्बन एक जैसे हैं, लेकिन अगर इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया तो क्या अब भी दोनों एक जैसे हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन से ही पागल हो जाएगा, तो ये फौरन अपने आसपास के एटमों से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे तो छीन नहीं सकता जिसने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, वो तो इसका ताकतवर है। ये पुराना असूल है हमारे, एक था ना, बड़ा अफसर छोटे को डांटता है, छोटा अपने से छोटे को डांटता है, छोटा अपने से छोटे को डांटता है, आखिरी वाला फिर अपना सर पीट लेता, मैं किसको डांटूं? तो अब इससे तो इससे तो इलेक्ट्रॉन छीन, इस पे तो बस चल नहीं रहा, लेकिन अब ये कार्बन नॉर्मल कार्बन के मुकाबले में पॉजिटिव है, तो नॉर्मल कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत बढ़ गई, इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीना, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसने अपने हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की, उसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ गया, और इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, इसने यही काम अपने हाइड्रोजन से किया। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि पार्शियल चार्ज की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर इस पर आने वाला पार्शियल चार्ज 40% था, तो ये अपने पड़ोसी में 20% चार्ज प्रोड्यूस करेगा, वो अपने पड़ोसी में 10% करेगा, वो अपने पड़ोसी में 5%। चार कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसको हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये मैक्सिमम चार कार्बन, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ लगता है तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा तक हल्का हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, फिर खत्म। तो हम तो चार तक जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे एलिमिनेशन के लिए तो जरूरी है दो कंसेक्यूटिव। तो अब हमने कहा चूंकि इस इफेक्ट की वजह से बीटा कार्बन पे प्लस और बीटा हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज आ गया है, बेशक थोड़ा सा आया है, तो जिस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है वो एसिडिक हो जाता है। सो हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप का इंपैक्ट ये है कि वो जिस कार्बन से लगा है उसके हाइड्रोजन को भी एसिडिक बनाया है, और पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को भी एसिडिक बनाया है। तो एसिडिक हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद बेस, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं अगर ऐसा है तो वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ले जाए ना, जिसके साथ हेलोजन लगा उसके भी तो हाइड्रोजन एसिडिक है। आप ही बताइए, अगर वो एक ही कार्बन से दो एटम निकाल देगा तो बनेगा क्या? फिर तो एक कार्बन की दो वैलेंसियां खाली हो जाएंगी, तो बेचारा तो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, दैट्स अ वेरी अनस्टेबल रेडिकल, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो फौरन वापस आ जाएगा। हम वो सिचुएशन बताएं जिसके नतीजे में कुछ बन रहा है, तो वो ये है कि एसिडिक तो ये भी है, एसिडिक तो ये भी है, लेकिन अगर ये वाले एसिडिक को लेते हैं तो फायदा ये होगा कि बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एक स्टेबल बहरहाल एग्जिस्टिंग कंपाउंड बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला बहुत स्टेबल नहीं होता, लेकिन बन सकता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये रिएक्शन। तो इसका मतलब अब इस रिएक्शन में आप ये कहेंगे रिमूवल ऑफ हैलोजन हुआ, बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड। तो यहाँ जो दो स्टेप है वो ये है कि रिमूवल ऑफ हैलोजन हमेशा की तरह पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये दोनों स्टेप अलग अलग होंगे तो ये E1 मैकेनिज्म, ये दोनों स्टेप साथ हो जाएंगे तो ये E2 मैकेनिज्म, जस्ट लाइक SN1S। ठीक हो गई बात? तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। E1 रिएक्शन हमेशा की तरह इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस, जैसे वहां कहा था, और हम एक टर्शियर का एनालाइट को एज एन एग्जाम्पल यहाँ देते हैं समझाने के लिए, क्योंकि अब आग लिखकर काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ दो कार्बन इन्वॉल्व, अल्फा कार्बन भी इन्वॉल्व है, बीटा भी इन्वॉल्व।
So we just take the example of this alkyl halide. जी बेटा बिल्कुल जाए। अब हमें नजर नहीं आ रहा है, दिस इज 2-फ्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम कॉमन नेमिंग में कहते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल SN1 की तरह यहाँ भी वही इशू है कि टर्शरी तो करेंगे ही हमेशा 2 स्टार। तो इधर पोलर सॉल्वेंट की वजह से, अब तो ये बात हमें पता ही है, कभी से बता दें, ये सेल्फ डिसोसिएट होगा और कार्बोकैटायन बनेगा विच इज टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये वाला, और क्लोराइड वाला। तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री कार्बोनियम। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप, तो इस स्टेप में तो आप लिख भी सकते हैं, दिस इज फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब है अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल। अब खुद फैसला कीजिए कि पहले तो इस कार्बन पे पार्शियल चार्ज था, तो इसका पड़ोसी उससे थोड़ा कम पार्शियल चार्ज हासिल करना है, लेकिन अब तो ये प्रॉपर कैटायन बन गया है, तो अब तो इसके पड़ोस पर भी ठीक ठाक चार्ज आएगा और हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो बीटा हाइड्रोजन है इसने तो बहुत ही तबाही हमला करना है। तो अब मैं ये CH3 जो है उसके तीनों हाइड्रोजन अलग अलग शो करूं, ताकि ये दिखा सकूं कि दिस वाज कार्बोकैटायन और इस हाइड्रोजन में चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरा बीटा हाइड्रोजन इसके ऊपर हमला। तो जब ये बीटा हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो दिस शुड बी अ वेरी क्विक स्टेप। और वाटर अलग हुआ और दोनों कार्बन के बीच में डबल। दिस इज योर अल्कीन। ये वाला स्टेप स्लो। अब इक्वेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। इधर थ्योरी थी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम इक्वेशन को सारी, अब सिर्फ ये बताने के लिए कि यस बिल्कुल उसी की तरह पहले हाइड्रोजन हटा because of a polar solvent and that should be a relatively slow step. But once that ionizes, then a beta hydrogen spontaneously react with the base and forms water और जैसे ही हटेगा डबल बॉन्ड तो फॉर्म जाएगा। तो इन दोनों में चूंकि ये फास्ट और ये स्लो है, तो हम जब काइनेटिक्स बनाएंगे तो सेम वही बात लिखेंगे, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इस हिसाब से इस रिएक्शन का रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो दिस रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर और इसको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए इसका नाम है E1। और सेम कहानी इसमें भी रहेगी। E1 के लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स and 2 डिग्री alkyl halides in polar solvent undergo elimination reaction। कौन सा E1 रिएक्शन। तो अब अगर आप कंपेयर करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिवाय इक्वेशन के ऑल डिटेल्स आर सेम। जो SN1 में थी वो E1 में है। तो जब इम्तिहान में MCQ जब तो आने, तो इसका मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो SN1 के लिए पूछ सकते हैं सेम फॉर E1। E1 SN1 एक जैसे, E2 SN2 एक जैसे।
एक क्या है H2O सेकंड नहीं नहीं मैं हाँ, जल्दबाजी में लिखता हूँ। अब वेरी गुड उसी तरह जैसे हम टीचू किया ऐसे तो क्या था वैसे ही हम यहाँ टीचू की बातें करेंगे। प्रोसेस रिवर्स आयनाइजेशन बेटा हमेशा रिवर्सिबल होता है क्योंकि तो कैटायन एनायन विल अगेन रिएक्ट टू फॉर्म दिस। जब भी हम किसी सॉल्वेंट में किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो जो सेल्फ डिसोसिएशन होती है ऑलवेज रिवर्सिबल। अब उसमें ये ख्याल रखना होता है कि इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल तो हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है बैकवर्ड कम हो रहा है, और अगर वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो बिल्कुल। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे वाले की, दिस इज कीटो रिएक्शन, वन स्टेप प्रोसेस। तो इसमें सब चीजें एक साथ हो रही हैं, the removal, the attack of beta on beta hydrogen and the formation of double bond, all three things takes place simultaneously। तो हम यूँ लिखते हैं कि फर्स्ट कर लेंगे है बेस, और जो अब हम आपके सामने अल्काइल हैलाइड लिखना चाहते हैं दिस शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कोई बल्कि लोग साथ नहीं लगे। तो अगर ये हाइड्रोजन है इसके बराबर वाला भी पॉजिटिव, इसके बराबर वाला एक्सेट्रा, तो अब ये बीटा हाइड्रोजन पे हमला कर रहा है। तो एक ही स्टेप में हम सारे प्रोसेस दिखाएं, बीटा हाइड्रोजन और OH आपस में मिलकर वाटर बनाने की कोशिश में है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन इज लीविंग फ्रॉम अल्फा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा। इन तीनों इवेंट्स को हमने इस ट्रांजिशन स्टेटमेंट के एक साथ शो कर दिया। तो ये सिचुएशन हमें हासिल हो जाए इट्स डिफिकल्ट स्लो है, बट वंस इट अचीव ये सारे काम क्विकली हो जाएंगे और वाटर बनेगा। क्लोरीन हमने लिखा है तो क्लोरीन अलग होगा एंड दी डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। अब इसकी काइनेटिक्स SN2 की तरह है, the rate will depend upon the concentration of both alkyl halides, या न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस है तो हम उसे लिखेंगे। सो इक्वेशन में चूंकि दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 हुआ, और ये कहलाएगा बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और जस्ट लाइक SN2 इसमें भी वही बात देखेंगे कि पर्टिकुलरली अल्काइल हैलाइड्स हर हाल में कोई भी सॉल्वेंट एंड
2 degree alkyl halides in non-polar solvent undergo E2। तो वही समरी बनी कि टर्शियरी अल्काइल हाइड हर हाल में E1 करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हाइड हर हाल में E2 करेंगे, और सेकेंडरी जो है वो दोनों काम करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए कहने को ये दो अलग अलग मैकेनिज्म हो गए, दो अलग अलग रिएक्शन हो गए, लेकिन हैविंग द सेम स्टाइल ऑफ मैकेनिज्म। तो पेपर में जब हम करते थे तो ये आज से नहीं, वो पता नहीं 30 साल से ये चल रहा है कि वो लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका देते हैं। बस वो ये करते हैं, कभी दोनों SN पूछ लिए, कभी दोनों एलिमिनेशन पूछ ली, कभी एक SN1 पूछा और साथ में E2 पूछ लिया। तो वो इस तरह इस दफा भी उन्होंने आपको लॉन्ग में ये दिया है सीधी। अच्छा, अब ये काम हल्का मतलब होता है कि जैसे मैं लास्ट टाइम कहा था कि the grip notch agent should also be covered here, क्योंकि उसके बारे में जिस तरह की डिस्क्रिप्शन इवन PMC में दी गई है, दैट क्रिएट्स डाउट्स कि वो अल्काइल हलाइड में ऐसे टॉपिक उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इस ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम खास तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स बनाते हैं, तो उनके टॉपिक्स में ये है, तो इसलिए हम पढ़ लें अध्यापन तो में कोई इशू नहीं होगा। इससे पहले कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट में जब हमारे असल में ये है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इस टॉपिक की एग्जाम्पल है ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। हम कहते हैं ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोई मेटल मौजूद, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच at least one carbon metal bond is present, यानी कहीं एक जगह पर कोई मेटल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, सो दैट विल बी ऑर्गेनोमेटालिक। तो बहुत है ये, इसमें एग्जांपल है कि डाइमिथाइल रिंग, ये पेस्ट इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मारने की दवाओं में आता है, और ये हमने सुना है बहुत TEL एंड TML। TEL है टेट्रा इथाइल लेड, और TML है टेट्रा मिथाइल लेड। तो ये ऐसे लिखा जाएगा और ये ऐसे लिखा जाएगा, ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं एज एंटी नॉकर। ये इंसेक्टिसाइड है, एंटी नॉकर आपने थ्योरी में पढ़ा, PMC में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा था, कि जो टॉपिक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि पेट्रोलियम से किस तरह हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, तो उसी में ये था कि पेट्रोलियम की सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है पेट्रोल।
और पेट्रोल में एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो इतनी आसानी से कंबस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से इंजन में पावर लॉस होती है और थोड़े थोड़े से एक्सप्लोजन होते हैं, जिसकी आवाज़ को हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग की आवाज़ पैदा होने का मतलब ही यही है कि इंजन में घटिया क्वालिटी का फ्यूल है। तो उसे किस तरह से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसे बेहतर बनाया जाए, तो हम उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करते हैं। उनमें ये दो होते थे। ये दोनों अगर हम पेट्रोल में डालें तो ये पेट्रोल की नॉकिंग को डिक्रीज करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए ये एंटी नॉकर्स कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन जिस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में हमें पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली वो होगा जिसमें अल्काइल हैलाइड का कोई काम है, तो वो है ग्रिग्नॉर्ड्स reagent. An example of organometallic compound in which magnesium is present. Chemically, it is alkyl magnesium halide. ऐसे लिखते हैं इसे। So alkyl magnesium halide, इसका नाम है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड साइंटिस्ट का 1911 में उसने ये रिएजेंट बनाया था, उसको नोबेल प्राइज मिला था। ये बड़ा कारनामा था। क्यों भाई बड़ा कारनामा क्यों था? याद है लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, रीएजेंट। रीएजेंट से अमूमन हमारी मुराद ये होती है कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद कोई काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, यानी एज ए रिएक्टेंट बहुत सारी चीजें बना सकता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है जो मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलकर हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है। इसके साथ लफ्ज रिएजेंट लग गया कि अगर आप फर्ज कर लें इससे कुछ बनाए ना, बस इसको ऐसे ही रख दें तो इससे कोई फायदा नहीं, ये किसी काम में इस्तेमाल नहीं होता। ये दूसरे काम के कंपाउंड बनाने का एक सोर्स है। बल्कि हम यहाँ तक कहते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से शुरू करके आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सारे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो इसीलिए हमारी किताब में अल्केन्स बनाने का तरीका है, इसकी मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल हम इसकी मदद से अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करके बना सकते हैं। ये वो रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है, वरना अदरवाइज देयर आर मेनी अदर्स। अच्छा, अब ये खुद कैसे बना, तो इसी की अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में है कि इसे अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के रिएक्शन से बनाया जाता है। तो इफ आई रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, इट विल फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अगर हमें याद आए चैप्टर 1 में था मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इट्स वेरी रिएक्टिव मेटल, पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमारी खास कोशिश क्या होती है, नीदर अल्काइलाइट नॉर मैग्नीशियम, पानी से दूर रखें। तो इसका मतलब है पानी तो हवा में भी होता है फिर, तो हम इसे ऐसे फ्लास्क में रिएक्ट करवाते हैं जो मॉइस्चर फ्री हो, ताकि उसमें हवा आए और ना पानी, क्योंकि ये मैग्नीशियम हवा से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो फिर हम इन दोनों को जिस लिक्विड में डिप करते हैं वो समझिए एंटी वाटर है, यानी पानी पोलर है तो वो नॉन पोलर है। तो वो कौन है, वो है एनहाइड्रस ईथर। ये लफ्ज टिपिकली रिप्रेजेंट करता है ईथर के सबसे मशहूर मेंबर को, जिसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर कॉमन नेमिंग में, और इथो ऑक्सी इथेन आईयूएसी नेमिंग में। फॉर्मूला ये बनता है।
कौन सा इधर? Dry. बिल्कुल, एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी ना हो, ड्राई। तो यहाँ खास तौर पर ये एडजेक्टिव इसलिए लिखा है कि हम इस बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि ईथर में मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, और जिस जगह भी ये रिएक्शन कराया जाए वो जगह भी कंप्लीटली एयर टाइट मॉइस्चर फ्री हो, वरना सारा क्लियर पड़ जाएगा। Dry. डाइथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है, इथोक्सीन इसका IUPAC। Dry. हाँ, ड्राई ईथर का, ड्राई ईथर इसको हम कमर्शियली कहते हैं, ठीक है। अब सारे ही अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ मिलकर ये बना सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी शर्त है। शर्त क्या है? नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो हम कहते हैं छोटे कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ ज्यादा स्टेबल अल्काइल बनाता है, कार्बन की तादाद जैसे जैसे ज्यादा हो तो वो ग्रिग्नॉट रीजन थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप is preferred। और इसी तरह हेलोजन में सब यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आयोडीन ज्यादा बेहतर है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे कम है फ्लोरीन। द रीजन इज आयोडीन का क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और अगर हम किसी और हेलोजन को लेंगे तो बड़ी मुश्किल से, तो हम बना ही नहीं सकेंगे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम हेलोजन लेंगे तो बेहतर है कि हम आयोडीन को प्रेफर करें। अगर यहाँ फ्लोरीन होगा तो ग्रिग्नॉट रिएक्शन बहुत मुश्किल से बनेगा। अब ये तो ग्रिग्नॉट रिएक्शन बन गया, की बातें हो गई, अब उसके काम। तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। अब आपको याद आएगी एक बार, जब हमने अल्केन्स पढ़ना शुरू किया था तो मैंने कहा था हमारे सिलेबस में अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं है इन द चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ नहीं लिखे उन्होंने। लेकिन आगे आगे टॉपिक, अब यहाँ दो तरीके अल्केन्स बनाने के सीखेंगे। उसके बाद आपको भी याद होगा, अगर एल्डिहाइड कीटोन्स में बड़ा स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन पढ़े थे, क्लेमेंसन रिएक्शन और वोल्फिकेशनल रिएक्शन, उनसे भी एल्केन बना था। और फिर आखिरी चैप्टर में डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी है। तो एल्केन के कोई चार पांच तरीके आप इनडायरेक्टली पढ़ रहा था। कहने को जब चैप्टर शुरू हुआ तो एल्केन का एक भी नहीं आया, बड़े खुश हुए, लेकिन वो उन्होंने बागी से भेज दिया हमारे पास। तो अब यहाँ एल्केन बनाने का जो पहला तरीका है वो है बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपके पास रिंगनॉट रिएजेंट है और आप उसका रिएक्शन पानी से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो क्या होगा? मैग्नीशियम चूंकि मैटर है इसलिए उसका चार्ज होगा पॉजिटिव, उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो नेगेटिव। पानी में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, तो इस हिसाब से इस अल्काइल ग्रुप को H के साथ मिलना चाहिए और OH को मैग्नीशियम के साथ मिलना चाहिए। तो खुद ब खुद जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से एक होगा अल्कीन और दूसरा होगा बेसिक मैग्नीशियम हाइड्राइड। इसको हम कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम हाइड्राइड, एंड दिस इज अल्कीन। अब इक्वेशन अगेन सिर्फ समझाने के लिए, ताकि बात सिर्फ देख के समझ में आ जाए, हमें इक्वेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें इस बात की रखनी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट गिव्स यू अल्कीन, ये स्टेटमेंट हमें याद हो। और इसी तरह बाय अमाइंस, तो अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट का रिएक्शन हम अमाइंस से करवाएं, अमाइंस NH2 होता है, RNH2, तो मैंने खास तौर पर दिखा दिया तो जो NH2 में दो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये उस हाइड्रोजन से मिला और बाकी NHR इससे मिला। तो ये बन गया
अल्केन और ये बन गया हम इसे कहते हैं मैग्नीशियम अमाइनो हाइड्राइड। और ये तो है ही हमारा अल्कीन। तो अल्कीन बनाने के ये दो तरीके हो गए हमारे लिए। समरी बनेगी, इफ Grignard reagent reacts with amines or it is hydrolyzed in dilute acid, it gives you alkanes। फिर जो बहुत मशहूर रिएक्शन है, अगेन इक्वेशन तो हम लिखेंगे लेकिन हमारे लिए उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Grignard reagent से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखेंगे, ये है Grignard reagent, इसका रिएक्शन हमें इससे कराना। ये कौन, क्या यूपीसी ने क्या होगा? जब से मैंने आईयूपीएसी का है ना, सब इस पे कौन कौन टोन ढूंढने लग गए। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, देखा नहीं ना कभी इसको ऐसा। ये होती है परेशानी, ये जो हम CO2 लिख लिख के सारी जिंदगी चलते रहना, एकदम हम उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सारी जिंदगी इतना भी लगता है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली। तो जब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि जो भी कुछ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो अगले जो रिएक्शंस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल उसमें भी यही हो रहा है। और ये बेसिकली है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कैसे रिएक्शन। अब यहाँ दोनों तरफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो एक वक्त में वो किसी एक से रिएक्शन करेगा। कैसे, कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव अल्काइल नेगेटिव, तो आ जाकर के मिलेगा कार्बन पर, तो ये नेगेटिव ने पॉजिटिव से मिलना और ये नेगेटिव जाकर के मिलेगा मैग्नीशियम से। तो हम यूं दिखाएंगे और फिर देखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, तो एक पर अटैक हुआ, उसका एक बॉन्ड, जब एक बॉन्ड टूट गया तो एक वैलेंसी इसकी खाली हुई। ठीक, इसकी हुई, इसके साथ कौन मिला है, मैग्नीशियम हाइलाइट, और इसके साथ कौन मिला है, अल्काइल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सीधा करके बना दूं। दिस इज एन अनस्टेबल सॉल्ट। जैसे ही हम इस सॉल्ट की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जहां पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है, इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में O नेगेटिव H के साथ मिलता है और मैग्नीशियम OH के साथ। तो आप फैसला कीजिए क्या बन जाएगा, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में वही बेसिक मैग्नीशियम हाइलाइड। तो पहले स्टेप में बना, तो ये आपके पास दो स्टेप में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्योरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती थी। अब हमें इससे सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि when Grignard's reagent reacts with carbon dioxide, it gonna gives you carboxylic acid। और अब जो इसका आखिरी रिएक्शन है, इसमें सब में इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। एक ही जैसे तीन रिएक्शन है जिनसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का वही कॉन्सेप्ट है जो अल्काइल एलाइड्स में था। यानी ये तीसरा और आखिरी हो गया फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल। तो शर्त ये है कि ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट अगर मीथानल से, दिस इज
द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड मिथानल। अच्छा, अब ये नहीं देखें क्या है, आपको रिएक्शन वही करना है जो वहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव विल गो हियर, दिस गो हियर। तो आपको पहले मिलेगा एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, जिसकी आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, पानी से मिलाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगेन इक्वेशन सिर्फ आपके लिए लिखी, अदरवाइज इसका असल काम है कि हम इसमें ये याद रखें कि जब ग्रिग्नॉट एजेंट को मीथानल से मिलाएं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करें, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए सिर्फ शर्त यह है कि इसकी जगह पर आप ये यूज करें, यानी यहाँ H की जगह R आ जाए। तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड है जिसमें कम से कम 2 कार्बन, तो आप इसे कह सकते हैं हायर एल्डिहाइड। अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज करें मिथानल तो प्राइमरी, एक से ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल यूज करें तो सेम यही रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा सेकेंडरी। अगेन क्योंकि इक्वेशन इज नॉट माय कंसर्न, तो ये याद रखने की जरूरत है। एंड द थर्ड वन शुड बी, खुद फैसला करें, दोनों जगह H था तो प्राइमरी, एक जगह R एक जगह H था तो सेकेंडरी, अब दोनों जगह R होगा तो टर्शियरी। तो दोनों जगह R होने का मतलब आई शुड यूज कीटोन, तो ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमें ये याद रखनी है ये हिस्सा। If Grignard reagent reacts with methanol, primary alcohol. If Grignard reagent reacts with any other aldehyde, that's a higher aldehyde, ethanol, propanol, butanol, pentanol, that's secondary alcohol. And if Grignard reagent reacts with ketone, it produces tertiary alcohol. तो इस तरह तीनों की तैयारी की हमें लॉजिक या थीम पता हो कि कौन सी चीज से लिख करेंगे और क्या करेंगे। So now I को यूज करता है कि लोग हाइड्रोलिक साथ तो उससे भी प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल बनते हैं, दैट्स अनदर ऑप्शन। यहाँ पर हम ग्रिग्नॉट ईएट से अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं और हम उसकी रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी मिलता है, लेकिन टर्शियरी उसे नहीं मिल सकता। तो ये तरीका इस लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए बेहतर है कि इससे तीनों तरह के अल्कोहल। तो अब हमारा अगला काम होगा एल्डिहाइड्स कीटोन, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1। पहला हिस्सा कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 चैप्टर्स हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो हम एल्डिहाइड कीटोन्स वाले को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आपको वो प्रश्न दे दूँ, एक असाइनमेंट जो मैंने आपसे कहा था वो आप फिर से करके लाएंगे और फिर अगली दफा हम उसके आंसर के साथ आपसे